हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस अमित सर की इस स्पेशल क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे एकदम भड़े होंगे, फिट फाइन चकाचक टकाटक ललन टॉप और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बोर्ड एग्जाम जैसे ही नज़दीक आते जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई जो है दुगनी तिगनी चौगनी यानी बढ़ती जा रही है, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग रिविजन करने जा रहे हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज, और ये पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे केवल 30 मिनट में। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। एंड इसके बाद बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद उन्हें डर लग रहा होगा। और देखो, डर तो सभी को लगता है, एक टॉपर बच्चा भी क्यों ना हो और एक चाहे एक एवरेज बच्चा हो या थोड़ा सा एक डाउन बच्चा भी क्यों ना हो, डर सबको लगता है। और इसी डर को भगाने के लिए बेटा इस संडे को यानी 21 तारीख को सुबह 10 बजे मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए महा मैराथन क्लास। और इस महा मैराथन क्लास में बेटा हम लोग पूरा जो मैथ्स है बेटा, कंप्लीट मैथ्स जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गैस पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोगों को याद रखनी है डेट, संडे सुबह 10 बजे अंतिम प्रहार होगा, महा मैराथन क्लास होगी मैथ्स की। और याद रखना बेटा लगातार 5 घंटे के लिए होगी ये, तो याद करके अपना आना है, कॉपी पेन लेकर के अपनी कमर कस के सुबह 10 बजे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं त्रिभुज में कि देखिए त्रिभुज जो है बेटा, इसमें हम लोग समरूपता के बारे में बात करते हैं। समरूपता क्या है? ठीक है, समरूपता से हमें ये समझ में आता है कि भाई देखिए, चाहे चीज़ें देखने में एक जैसी हो लेकिन उनका साइज जो है एक जैसा ना हो, यानी कि साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज छोटा भी हो सकता है। जैसे ये सारी फोटो एक ही व्यक्ति की है पर इन सब का साइज जो है वो अलग अलग है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। अब यही चीज़ बच्चों त्रिभुजों के लिए भी होती है। अगर हम त्रिभुजों की बात करें तो त्रिभुजों में भी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे ताजमहल की ये 3 फोटो है। अब ताजमहल तो सबको पता है कि एक ही है, अलग अलग तो है नहीं। तो एक ही ताजमहल है, उसकी एक ही फोटो है, बट उसका साइज जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे बच्चों समरूप आकृतियां, यानी समरूप का मतलब देखने में एक जैसी। समरूप का मतलब क्या होता है? समरूप का मतलब होता है देखने में एक जैसी, और साइज में वो एक जैसी हो भी सकती है और साइज में वो अलग अलग भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि देखिए हमें इस चैप्टर में तो मेनली त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है ना। तो त्रिभुज का जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 2 त्रिभुज है। अब ये भी क्या है बच्चों? ये भी समकोण त्रिभुज है, और ये भी क्या है? ये भी समकोण त्रिभुज है। दोनों ही समकोण त्रिभुज है। ये एक थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज है ये दोनों समरूप है। ये समरूपता का निशान होता है। समरूप का मतलब होता है समान रूप, यानी कि देखने में एक जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, जैसे ये हमारे सामने आकृतियां हैं, तो ये सब क्या है बेटा? ये सब ही समबाहु त्रिभुज है। चाहे इसकी बात कर लो, इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है वो भी क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये सारे के सारे समबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन बच्चों इनका जो साइज है यानी जो इनका आकार है वो अलग अलग है। ये सबसे बड़ा है, फिर ये उससे थोड़ा छोटा है, और इसका साइज बराबर है, और ये सबसे छोटा है। तो बेटा इन सबको हम कहेंगे कि ये सारे के त्रिभुज जो है आपस में समरूप हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखने में एक जैसे हैं। इनका जो कह सकते हैं शेप जो है वो एक जैसी है, साइज इनका भले ही अलग अलग हो तो वो एक अलग बात है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं कि एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी समरूप आकृतियों की। तो देखिए, जो समान भुजाओं वाले क्या होते हैं बेटा? बहुभुज होते हैं। जैसे चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, यानी त्रिभुजों के बारे में हम तो बात करेंगे। तो कोई भी जो 2 त्रिभुज हैं वो समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में होती हैं, यानी उनका जो रेशो होगा बेटा सेम रेशो होगा, है ना। एक ही अनुपात का मतलब है सेम रेशियो, है ना। अनुपात बदलेगा नहीं, अनुपात वही रहने वाला है। तो उस किसका अनुपात वही रहने वाला है? यानी संगत भुजाओं का। संगत का मतलब होता है बेटा साथ वाली भुजाएं। संगत का मतलब है साथ वाली भुजाएं। ठीक है, बात समझ में आ रही? जैसे अगर हमने 2 समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या लिए थे? 2 समकोण त्रिभुज लिए थे। तो जैसे इसकी कर्ण वाली भुजा थी तो इसकी भी कर्ण भुजा, है ना। इसकी जैसे ये लंब वाली भुजा है तो इसकी भी ये लंब भुजा, इसकी जैसे ये आधार वाली भुजा है तो इसकी भी हम आधार भुजा लें। इसको हम बोलते हैं बेटा संगतता। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी क्या है? 90 डिग्री का कोण है, तो ये इसके संगत है। ऐसे ही ये वाला जो कोण होगा वो इसके संगत होगा।
ऐसे ही ये वाला जो कोण होगा बेटा वो किसके संगत होगा, वो इसके संगत होगा। इसे हम कहते हैं संगतता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना सबको समझ में आ गया। तो खास तौर पे अगर हम बात करें कि समरूपता क्या है, तो कोई भी जो दो आकृतियां होती हैं जिनके आकार समान होते हैं परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, यानी जो उनका साइज है, आमाप का मतलब है बेटा जो उनका साइज है वो साइज अगर बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, और ये आवश्यक है, आवश्यक मतलब कोई जरूरी नहीं है कि उनका जो है साइज भी बराबर होना चाहिए, तो उन्हें हम दो समरूप त्रिभुज कह सकते हैं, दो समरूप आकृतियां कह सकते हैं। अब वो दो वृत्त भी हो सकते हैं, दो वर्ग भी हो सकते हैं, दो कोई से चतुर्भुज भी हो सकते हैं जैसे कि आयत है ना। तो ये वाली चीज है। अब जैसे आगे बढ़े बेटा, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर संगतता के बारे में अगर बात करते हैं, संगतता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। मान लीजिए कि आपको दिया गया है यहाँ पर कोण ए 60 डिग्री है, यहाँ पर कोण पी 60 डिग्री है, तो हम ये बोलेंगे कि कोण ए जो है वो किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ कोण बी 80 है, यहाँ कोण क्यू 80 है, यानी कोण बी जो है बेटा वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। यहाँ कोण सी 40 है, यहाँ कोण आर 40 है, यानी कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। तो ये चीज़ें हमें डायग्राम से क्लियर है, ये बात हमें 100% क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि ए के संगत कौन है, ए के संगत है पी। ठीक है, बी के संगत कौन है, बी के संगत है बच्चों क्यू, और सी के संगत कौन है, सी के संगत है बेटा आर। ए के संगत पी है, बी के संगत क्यू है, और जो सी है सी के संगत कौन है, आर है। क्लियर है, क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है अच्छे से? ए के संगत कौन है पी, बी के संगत कौन है क्यू, और सी के संगत कौन है आर। तो तीनों की बात समझ में आ जाती है, इसे हम कहते हैं बेटा संगतता। ठीक है, क्या बोलते हैं, संगतता। तो जब हम ये बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी, हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब किसके समरूप है, क्या नाम लिखा जाए? तो देखो ए के लिए क्या आएगा, पी आएगा, पहले ए के लिए लिखा जाएगा पी। ठीक है, फिर क्या है, बी के लिए लिखा जाएगा क्यू, तो बी के लिए आ गया क्यू, फिर सी लिखा हुआ है तो सी के लिए लिखा जाएगा आर। ठीक है, त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। अगर आप मान लो कि त्रिभुज क्या लिखते हो, अगर आप लिखते हो त्रिभुज बी ए सी, अगर आप त्रिभुज बी ए सी लिखते हो कि समरूप है, किसके त्रिभुज के समरूप है? अब अगर आपने बी ए सी लिखा तो बेटा बी के लिए क्या आएगा क्यू, सी के लिए क्या आएगा आर, और ए के लिए क्या आएगा पी। तो पहले बी लिखा हुआ है तो बी के लिए क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, फिर ए लिखा हुआ है तो ए के लिए पी आ जाएगा, फिर सी लिखा हुआ है तो सी के लिए आर आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बेटा संगतता। समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, संगतता तो समझ में आ गया, इसके बाद जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है टॉपिक थेल्स की प्रमेय। थेल्स प्रमेय पर एक सवाल बेटा बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। इस थेल्स प्रमेय को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आधारभूत 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 समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसको हम लोग कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी बीपीटी। क्या होती है ये प्रमेय? देखिए, इसका कथन क्या कहता है, इसका कथन कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि आपके पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक आपके पास त्रिभुज है, और इस एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर हम क्या करें, है ना, किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब बेटा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, है ना। अब हमने यहाँ पर एक रेखा खींची, तो ये इस भुजा के तो क्या है, समांतर है, बाकी की दोनों भुजाओं को ये अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, काटती है। मान लिया इसका ए नाम, इसका बी नाम, ठीक है, और या फिर आप कुछ और नाम देना चाहे कुछ और नाम भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, हमारा त्रिभुज क्या था, ए बी सी। मान लो हमारा जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है, हमारे त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। अब जिन दो बिंदुओं पर ये काट रही है उसका हमने नाम रख दिया डी और ई। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि इसको प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, जो बाकी की दोनों भुजाएं हैं, वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है यानी बट जाती है। मतलब जो इसका इसके साथ अनुपात होगा ना, वही इसका इसके साथ अनुपात आएगा, समान अनुपात में, यानी कि ए डी का बेटा किसके साथ, डी बी के साथ जो अनुपात है वही अनुपात किसका होगा, ए ई का ई सी के साथ अनुपात होगा। इसे हम बोलते हैं बच्चों थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय।
क्लियर। इसी पर बेटा क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पर, केवल इसी बात पे, इस AD का DB के साथ, AE का EC के साथ जो अनुपात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ओके चलिए अब बेटा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं, जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है वो इस तरह का सवाल पूछा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि इसमें DE समांतर है BC के, इसमें EC और AD ज्ञात कीजिए। तो आकृति आपको एक दी गई है, इसमें आपको क्या निकालनी है, इसमें आपको निकालनी है बच्चों EC। तो EC कहाँ है, ये रहा आपका EC। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC दिया हुआ है, यानी ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है। तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय से 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, पक्का जरूर पूछा जाएगा बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो कि AD का किसके साथ अनुपात, DB के साथ अनुपात, तो ये किसके बराबर होगा, AE का किसके साथ, EC के अनुपात के साथ आपस में बराबर होगा। अब AD कितनी है, 1.5 है, ठीक है, DB कितनी है, वो 3 है, AE कितनी है, वो 1 है, और EC कितनी है वो हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालनी है, तो उसको हमने ऐसे ही रखा। अब देखो 1.5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी कितना होता है, 1.5 दूनी 3 होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/2 बराबर 1/EC, 1/2 बराबर 1/EC। मतलब यहाँ से अगर हम इसे पलट दें तो बेटा EC बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। EC आपके पास कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इस तरह का सवाल 1 नंबर में बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कोई सा भी बोर्ड हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, जो इस थेल्स थ्योरम पर कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज में PS/SQ, ये यूपी बोर्ड का, ठीक है, बिहार बोर्ड का, ठीक है, और हम कह सकते हैं राजस्थान बोर्ड का, MP बोर्ड का, कई सारे बोर्ड का ये सवाल है जो कि पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सिद्ध करने में पूछा गया है, PS/SQ बराबर PT/TR है तथा कोण PST बराबर कोण PR है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बच्चों देखो, जो अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी उसका जस्ट अपोजिट भी सत्य है, यानी उसका विलोम भी सत्य है। मतलब क्या कि अगर दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो फिर क्या होता है, तो फिर वो जो ये वाली रेखा है वो इसके क्या होगी, समांतर होगी, है ना। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है PS का SQ के साथ जो अनुपात है, PS का इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, PT का TR के साथ, PT का जो TR के साथ अनुपात है वो आपस में बराबर है। तो जब ये अनुपात बराबर है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ST रेखा है, ST जो है वो समांतर है कौन से, QR रेखा के समांतर है। ST रेखा बेटा QR के समांतर हो जाएगी। और आप लोग बहुत अच्छे से एक चीज़ जानते हैं कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है और ये तीसरी तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो बेटा जो ये वाला कोण बनेगा वही ये वाला कोण बनेगा, है ना। जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण PST किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कोण PQR के बराबर होगा। ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि बेटा ये संगत कोण है। ये दोनों कैसे कोण है, ये दोनों संगत कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है। और तुम्हें ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोण PST किसके बराबर है, कोण जो PST है बेटा वो बराबर है कोण PRQ के। अब देखो PST इसके भी बराबर है, PST जो है वो इस कोण के भी बराबर है, यानी ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए, है ना। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब कोण PQR बराबर है किसके, बताओ जल्दी से, कोण PQR बराबर है कोण PRQ के बराबर है। दोनों कोण आपस में बराबर है। और बेटा जब दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इनके जो सामने वाली भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। तो PQR के सामने कौन सी भुजा है, PR भुजा है, और PRQ के सामने कौन सी भुजा है, PQ भुजा है ना। दो भुजाएं जब किसी त्रिभुज में बराबर होती हैं तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए
पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस यही हमें सिद्ध करना था। तो बेटा केवल 2 लाइन का सवाल था, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, है ना। ये तो हमें दिया हुआ है ही, ये और ये 2 लाइनें थी केवल, बस उससे ही हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की। अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है? तो बेटा देखिए, अगर कोई 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात की बात की जाए तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। कौन सी भुजाएं? संगत भुजाएं कहा जा रहा है बेटा यहाँ पे, संगत भुजाएं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, और एक आपका दूसरा कोई त्रिभुज क्या है जिसका नाम है क्यू पी आर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, क्योंकि उन्होंने बोला 2 समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है। यहाँ से संगतता से जरा आप मुझे बताइए कौन किसके संगत होगा। तो देखो पहले ए लिखा है फिर क्यू लिखा है, तो ए किसके संगत हो गया? क्यू के संगत हो गया। फिर यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इसका मतलब बी किसके संगत हो गया बेटा? पी के संगत हो गया। फिर यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो सी किसके संगत हो गया बेटा? आर। इसे हम कहते हैं संगतता। क्या कहते हैं इसको? हम संगतता कहते हैं। ठीक है, कौन किसके संगत है। ठीक है, अब यहाँ से जब आपको ये बात पता चल गई तो जब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया लिखेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, ए आर का मतलब है एरिया किसका? त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, इसका किसके साथ अनुपात निकालेंगे? ए आर यानी कि क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज पी क्यू आर का। तो ये किसके बराबर आएगा? ये अनुपात किसके बराबर होता है? जो इन क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं क्या है? जैसे अगर मान लो मैंने ए बी भुजा लिखी, तो ए बी के साथ कौन सी भुजा आएगी? देखो ए बी लिखोगे तो क्यू पी भुजा आएगी, ए बी के साथ आएगी क्यू पी। अगर मैंने लिखा बेटा बी सी भुजा, तो बी सी के साथ कौन सी आएगी? देखो बी सी के साथ आ जाएगी पी आर भुजा। ठीक है, अगर मैंने क्या लिखा बेटा? अगर मैंने लिखा ए सी, अगर मैंने ए सी भुजा लिखा तो ए और सी यानी क्यू आर, ए सी का किसके साथ? क्यू आर के साथ जो अनुपात है इसका हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। इन सभी का क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तब जा कर के ये बराबर होगा। ठीक है, और एक बात का ध्यान आप सबको रखना है जो बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं कई बार। जैसे ऊपर आपने त्रिभुज एबीसी को लिखा है तो ऊपर यहाँ पर भुजाओं में भी त्रिभुज एबीसी की ही भुजाएं लिखी जाएंगी। ऐसा गलती मत कर देना कि यहाँ पर आपने त्रिभुज एबीसी लिखा और यहाँ पर तुमने पी क्यू आर की भुजा लिख दी, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप त्रिभुज एबीसी को ऊपर रखोगे तो उसकी भुजा को भी ऊपर रखोगे। अगर आपने त्रिभुज पी क्यू आर को नीचे रखा है तो जो उसकी भुजाएं हैं उसको भी आप नीचे की तरफ रखेंगे, यानी हर में रखेंगे। समझ में आ गई ये बात? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहे हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में क्या अनुपात होगा? अब देखिए, ये मान लिया एक त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 1, ये है आपका त्रिभुज नंबर 2। तो जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है ए आर का मतलब क्या है? ए आर का मतलब है जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है बेटा, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है आपको 4:9। और आपसे क्या पूछा है? इनकी संगत भुजाएं। तो इसकी मैंने भुजा मान ली S1, S1 का मतलब पहले वाले त्रिभुज की भुजा, और इसकी मैंने मान ली S2, S2 का मतलब है जो दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो बेटा पहले वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ जो अनुपात है बच्चों, वो किसके बराबर होता है? जो इनकी संगत भुजाएं हैं S1 और S2, इनका अनुपात लोगे, अनुपात का क्या करोगे? वर्ग कर दोगे। अब ये तो तुम्हें कितना दिया हुआ है? 4 और 9 दिया हुआ है, यानी इसी को हम किसके बराबर रख सकते हैं? 4/9 के बराबर रख सकते हैं। ये जो अनुपात दिया हुआ है 4/9 है, तो यहाँ से संगत भुजाओं का जो अनुपात है S1 का S2 के साथ जो अनुपात है वर्गमूल लग जाएगा, इधर से वर्ग हटेगा उधर वर्गमूल लग जाएगा, 4/9 हो जाएगा।
4/9 का मतलब है 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2 और 3 आ गया। 2 और 3 का मतलब कौन सा अनुपात आ गया? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 का अनुपात। ये 1 नंबर का सवाल बेटा बोर्ड में पूछा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय है। पाइथागोरस की प्रमेय भी बहुत आसान है। पाइथागोरस ने क्या बताया था कि एक अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो आपका 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण भुजा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपका हो जाता है बच्चे, अगर थीटा कोण है तो जिस कोण की बात चल रही है उसके जो सामने वाली भुजा है वो लंब हो जाती है और ये आपकी हो जाएगी आधार भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है, लो कर्ण का वर्ग कर दिया, वो किसके बराबर होती है? शेष दो भुजाओं। शेष दो भुजाएं कौन कौन है? एक तो तुम्हारा आधार है, एक तो आधार है और एक क्या है बच्चों? एक है लंब। ठीक है, आधार और लंब है। तो आधार शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के वर्ग कर दिया, ठीक है, के योग का मतलब है जोड़ दिया, इसके बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा कैसे पूछा जाता है। देख लो, ये बोर्ड का सवाल है बेटा, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर 2023 में। तो देख लो कैसे पूछा जाता है सवाल। त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी की माप क्या है? अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये है 6√3, ये है ए सी सबसे बड़ी भुजा। ए सी का वर्ग कर दूं अगर, तो क्या ये बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर आता है? मतलब बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ऐसा करके देखो, चेक करो इसको। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम बच्चों चेक करेंगे, चेक करते हैं। तो ए सी कितनी है यहाँ पर? ए सी है हमारे पास यहाँ पर 12। ठीक है, ए सी कितनी है हमारे पास यहाँ पर? ए सी है हमारे पास यहाँ पे 12, 12 का वर्ग बराबर, ठीक है, बी सी कितनी है हमारे पास? बी सी है हमारे पास 6, 6 का वर्ग प्लस ए बी कितनी है? ए बी हमारे पास 6√3, तो 6√3 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144, 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है, ये वाले 6 का वर्ग होगा 36, √3 का वर्ग होगा बेटा 3, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 36, 36 कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 36 गुणा में कितना आ गया? 4, और यहाँ पर क्या है? 144, ठीक है। तो 144 बराबर कितना आ गया? 144, 36 की 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 144 आ जाएगा। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है, पाइथागोरस की प्रमेय संतुष्ट हो रही है। सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी है? कर्ण वाली भुजा है बेटा, ए सी। कर्ण वाली भुजा कौन सी है? ए सी है, क्योंकि ए सी को ही तो रखा था कर्ण की जगह पे। अच्छा, तो कर्ण भुजा के जो सामने कोण होता है, यानी यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे बी होगा। तो कर्ण भुजा के जो सामने कोण होता है वो 90 डिग्री पे होता है, वो 90 डिग्री पे होता है ना, वो 90 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण हो जाएगा बी। बी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चों बात करते हैं कसौटियों की। देखिए कसौटियां जो होती हैं वो ये बताती हैं कि कब दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं दो त्रिभुजों के समरूप होने की। तो सबसे पहली जो है बेटा वो है ट्रिपल ए कसौटी। इसमें कह रहे हैं यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। कोण 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 समरूपता कसौटी इसको हम कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये 60 डिग्री का कोण है, ये भी 60 डिग्री का कोण है, ये 80 डिग्री का कोण है, ये भी 80 डिग्री का कोण है, ये 40 डिग्री का कोण है, ये भी 40 डिग्री का कोण है। तो इसके जो तीनों कोण हैं वो उसके तीनों कोणों के बराबर है ना। जैसे कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है। तीनों कोण बेटा आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ना, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यानी ए बी सी जो त्रिभुज है समरूप है किसके? त्रिभुज, देखो ए बी सी, पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज समरूप है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। कौन सी कसौटी से? ए कसौटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कसौटी है बेटा डबल ए। अब डबल ए कसौटी जो है वो यही है जो ट्रिपल ए कसौटी है, ये कोई अलग कसौटी नहीं है, ये भी वही है। इसमें क्या कह रहे हैं? दो त्रिभुजों में अगर एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे डबल ए कसौटी कहते हैं। कैसे?
देखो बेटा, ये कोण 70 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है। अब एक तो कोण समझ में आता है कि ये 80 है और ये 80 है ना, यानी कोण ई जो है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। ये तो हमें साफ साफ क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये कोण 70 है तो तीसरा कोण कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 8 और 7 15, मतलब ये वाला कोण कितना आएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, 8 और 3 11 हो गया, तीनों कोणों का जोड़ तो 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये 8 है, ये 3 है, 8 3 कितने हो गए, 11, यानी ये वाला कोण कितना बच गया, 70 डिग्री बच गया। तो इसका मतलब जो बाकी का एक कोण था वो भी बराबर है। तो बेटा अगर दो कोण आपस में बराबर है ना कि नहीं, दो त्रिभुजों के, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ये कौन सी कसौटी से होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 फिक्स रहने वाला है। चाहे ये त्रिभुज हो, ये त्रिभुज हो, कोई सा भी दुनिया का त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का जोड़ तो 180 फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलता। तो इसीलिए बेटा चाहे इसके हम तीनों कोण देखें 80 70 और 30 है, चाहे इसके तीनों कोण देखें 80 70 और 30 है, तो इन दोनों को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। बस यहाँ पर नाम ध्यान से लिखना है कि कोण डी जो है वो किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है, और कोण एफ जो है वो बराबर है कोण आर के। तो जब आप नाम लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ, जब आपने डी ई एफ लिखा, डी तो पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा पी, फिर आपने लिखा ई तो क्या आएगा क्यू, फिर आपने लिखा एफ तो क्या आएगा आर आएगा, पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलिए अगली कसौटी देखते हैं। अगली कसौटी है बेटा, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो उनकी संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब की बार बात चल रही है तीनों भुजाओं की, भुजा भुजा भुजा, एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाओं की बात चल रही है। जैसे ये देखो एक त्रिभुज, यहाँ पर लेकिन बात चल रही है अनुपात की, भुजाओं के अनुपात की। ये नहीं कह रहे कि भुजाएं बराबर होंगी, वो बोल रहे हैं कि अगर तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं किसी एक की दूसरे की। जैसे अगर मैं ए बी का अनुपात निकालूं, देखो मैं ए बी का किसके साथ अनुपात निकालता हूं, ए बी का अगर मैं क्यू आर के साथ अनुपात निकालूं तो ये कितना आएगा, 2/4, यानी आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4। ऐसे ही अगर मैं ए सी का अनुपात निकालूं किसके साथ, पी क्यू के साथ, तो ये कितना आएगा 3/6, 3/6 मतलब 1/2। ऐसे ही अगर मैं बी सी का अनुपात निकालूं किसके साथ, बी सी का अगर मैं अनुपात निकालता हूँ पी आर के साथ में, ठीक है, बी सी का किसके साथ अनुपात बेटा, बी सी का पी आर के साथ अनुपात, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 और ये आ जाएगा 5, यानी 1/2। अब जरा संगतता मैच कर लो, क्या संगतता मैच कर रही है। यहाँ पर ए के लिए कौन है, क्यू, तो क्यू को इधर लिख लो, पी को इधर लिख लो, इस पी क्यू को क्या लिख लो, क्यू पी लिख लो, क्यू और पी लिख लो। तो देखो ए के साथ में क्यू, ए के साथ में क्यू, सही है बिल्कुल। बी के साथ कौन है, आर, तो ये जो पी आर लिखा हुआ है इसको क्या लिख लो, आर पी लिख लो। जो पी आर लिखा हुआ है बेटा इसको क्या लिख लीजिए, आर और पी लिख लीजिए। अब देखिए बी के साथ आर हो गया, तो यहाँ पे भी बी के साथ आर है। सी के साथ कौन है, पी, तो ये रहा सी के साथ पी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनुपात तीनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ से पता चलता है ए के संगत कौन है, ए के संगत है क्यू, ठीक है। बी के संग लिए कौन है, बी के लिए है बच्चों आर, ठीक है। और सी के लिए कौन है, सी के लिए है पी, सी के लिए है पी। तो अगर मैंने लिखा सी ए बी त्रिभुज, अगर मैंने लिखा त्रिभुज सी ए बी समरूप है, किस त्रिभुज के समरूप होगा, नाम बताओ। देखो पहले सी लिखा हुआ है तो सी के लिए आ जाएगा पी, फिर ए लिखा हुआ है तो क्यू आएगा, फिर बी लिखा हुआ है तो आर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, करना है, क्लियर। संगतता का ध्यान रखते हुए, बार बार मैं संगतता पर जोर दे रहा हूं इसीलिए, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, एसएएस कसौटी। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एसएएस समरूपता कसौटी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पर ये जो दो भुजाएं हैं उसके बीच का कोण है, ये जो दोनों भुजाएं हैं उसके बीच का कोण है। देखो बेटा 2.5 दूनी कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, और 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर मैं एम एन का किसके साथ अनुपात निकालूं, एम एन का मैं पी क्यू के साथ अनुपात निकालूं, 2.5/5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 2 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5। और अगर मैं एम एल का
एम एल का किसके साथ अनुपात निकालूं, एम एल का अगर मैं पी क्यू आर के साथ अनुपात निकालूं, क्यू आर के साथ, तो ये कितना है 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, कोण एम किसके बराबर है, कोण एम बराबर है बेटा कोण क्यू के, कोण एम बराबर कोण क्यू। तो एम के साथ क्यू आएगा, यानी पी क्यू को आप क्या लिख लीजिए, क्यू पी लिख लीजिए, क्यू पी लिख लो। एम के लिए क्यू आ गया, एम के लिए क्यू आ गया, एम के लिए क्यू है, बिल्कुल सही है। एन के लिए बेटा पी है, ठीक है, और एल के लिए क्या है, आर है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये संगत भुजाओं का अनुपात है ना, ये एस है संगत भुजाओं का अनुपात। ये भी क्या है, ये भी बेटा संगत भुजाओं का अनुपात एस। और ये क्या है, ये कोण है, जो दोनों भुजाएं हैं उन्हीं के बीच का कोण, जो दोनों भुजाएं हैं उन्हीं के बीच का कोण। तो इसीलिए हम कहते हैं दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण कसौटी, SAS समरूपता की कसौटी। क्लियर। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं एक झलक में, जो हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया है उसको जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। तो क्या है बेटा, दो आकृतियां जो हैं जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, यानी कोई जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी बराबर हो, तो उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं वो समरूप होती हैं, पर इसका विलोम सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज जो हैं वो समरूप होते हैं। कब, पहली कंडीशन क्या है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन संगत जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। इसका मतलब समानुपाती होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये भी 1/2 आ रहा था अनुपात और ये भी 1/2 आ रहा था, समान अनुपात था, तभी वो क्या था बेटा, समरूप था, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये वही क्या है बेटा, थेल्स की प्रमेय है। ये मान लीजिए इसके समांतर आपने ये भुजा खींची है, ठीक है, इसका नाम क्या लिख दिया आपने, पी क्यू आर, इसका नाम लिख दिया एस और टी। तो क्या होगा, पी आर एस का किसके साथ, एस पी के साथ जो अनुपात होगा बेटा वो होगा आर टी का टी क्यू के साथ अनुपात, आर टी का टी क्यू के साथ अनुपात वो बराबर होगा। अगला है बेटा, यदि एक रेखा के किसी त्रिभुज का एक ही भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का बेटा विलोम है, जो अभी हमने क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, मतलब एक ही अनुपात में होंगी, और ये समरूपता की कसौटी है ए कोण कोण कोण। दो कोण अगर बराबर होते हैं तो वो कौन सी कसौटी कहलाती है, कोण कोण समरूपता की कसौटी। अगर तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो तो वो कौन सी कसौटी कहलाती है, भुजा भुजा भुजा, यानी साइड साइड साइड। अगर क्या हो बेटा, त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, और जो दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं, वो जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं और उनके बीच का जो कोण है बेटा, अगर वो आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, SAS समरूपता की कसौटी कहते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज। अब इसके बाद इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करिएगा, बाकी मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही। अभी संडे को बेटा जी मैं मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं आप सभी बच्चों के लिए, तो आप सभी बच्चों को जरूर आना है, जरूर 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 आना है बेटा। 21 तारीख को जो संडे आने वाला है ना, और 5 घंटे की ये मैराथन होगी। इसमें बेटा हम लोग सारे सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं यानी पिछले सालों के जो सवाल हैं वो भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। बस आप लोगों को टाइम पर आना है, कॉपी पेन लेकर के आना है, खा पी कर के आना है आराम से, पूरा तैयार होकर के, ताकि बीच में आपको जाना ना पड़े। और उस दिन कहीं घूमने मत जाना, कहीं मत जाना, क्योंकि बेटा ये ही टाइम है पढ़ाई का असली। इस टाइम पर अगर मेहनत कर लोगे बेटा, क्योंकि देखो मैं भी तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर इस टाइम पे बेटा मेहनत कर लोगे ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखना, संडे सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे का टाइम रखा है, ताकि सब लोग जो है अपना टाइम से पढ़ाई वढ़ाई कर करके फ्री हो जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आज की क्लास आप लोगों को ये अच्छी लगी है, ये रिवाइज किया है आपने चैप्टर बढ़िया तरीके से, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगली क्लास में आप क्या रिवाइज करना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्लास में जो है मैंने आपसे पूछा था, आपने मेरे से त्रिभुज के लिए बोला था, मैंने आपको त्रिभुज वाला चैप्टर रिवाइज करवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि बेटा मैं आपकी बात को मानता नहीं हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ। और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए amit_doubtnut पर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है अमित सर की पलटन, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा बेटा आपसे अगली क्लास में। लाइक शेयर करिएगा
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।